Hello students, in this video we are going to discuss ISC physics paper from the year 2020 and we are going to start with the question number 5B. बच्चों अगर इससे पहले के आप क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हैं या इससे पहले के क्वेश्चंस आंसर्स आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5A तक की सारी लिंक्स इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है। यहाँ पर हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 5B से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5B कहता क्या है, ये कह रहा है कि there is a current, some current is flowing through a coil which changes from 0 ampere to 15 ampere and the time interval in which this change takes place happens to be 0.2 seconds and due to which an EMF of 750 volt is induced in the adjacent coil and you need to find out the coefficient of mutual inductance between the pair of coils. So बच्चों मैं यहाँ पे वो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर दो कॉइल अगल बगल रखे हुए हैं, एक ये कॉइल है और उसके बगल में एक दूसरा कॉइल और रखा हुआ है। So there is a pair of a coil और एक कॉइल में जिसमें करंट चेंज हो रहा है, करंट कितना चेंज हो रहा है, तो करंट चेंज हो रहा है 0 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर तक का करंट चेंज होता है और ड्यू टू दिस चेंज इन द करंट वोल्टेज गेट्स इंड्यूस्ड और जो कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है दूसरे वाले कॉइल के अक्रॉस, दिस वोल्टेज दैट गेट्स इंड्यूस्ड अक्रॉस द नेबरिंग कॉइल हैपेंस टू बी 750 वोल्ट और ये चेंज इन करंट टेक प्लेस हुआ है, इसको चेंज होने में जो टाइम इंटरवल लगा है बच्चों वो कितने देर का लग रहा है, वो 0.2 सेकंड का टाइम इंटरवल लग रहा है। बच्चों ये क्वेश्चन स्पेशली म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बेस्ड है। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सो यू शुड प्रिपेयर देम वेरी वेल। एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स यू विल गेट some question either on mutual inductance or on self inductance, either a numerical problem or a definition, so don't leave this particular topic. This particular topic has got a weightage of 2 to 3 marks. तो मेरा एडवाइस आप सबके लिए ये है कि इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। अच्छा, तो जब कोई पेयर ऑफ कॉइल आसपास रखे होते हैं तो करंट चेंज इन वन ऑफ द कॉइल always induces a voltage in the neighboring coil and this particular phenomena is often referred as mutual inductance and the magnitude of the induced EMF E is always directly proportional to the rate of change of current, that is delta I by delta T, or one could have said that induced EMF is equals to some constant of proportionality M delta I by delta T and this induced EMF is always opposing the cause that has produced it। तो यहां पर बच्चों इसके साथ हम लोग हमेशा एक माइनस का साइन जरूर लगा देते हैं। तो ये माइनस का साइन इस बात के लिए लगाया जाता था कि जो कॉज है, जो चेंज ऑफ करंट है, उसने जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज किया है। तो ये कुछ डेफिनेशन थी induced EMF that is developed across the pair of coil due to mutual inductance और यहां से ये जो induced EMF का फॉर्मूला आया था that is minus delta M by delta T, delta M into delta I by delta T, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ही ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और चाहो तो इस फॉर्मूले को बच्चों E is equals to modulus M delta I by delta T के तौर पे भी लिख सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि जो भी इंड्यूस्ड EMF डेवलप हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैं सिर्फ उस मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, उसके डायरेक्शन सेंस में इंटरेस्टेड नहीं हूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, इसलिए मैंने मॉडुलस का साइन लगा दिया। तो बच्चों ये हमारे पास ये फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। ठीक बात है, चलिए, वंस आई नो दिस फॉर्मूला व्हाट हैव्स टू बी अप्लाइड, आई विल यूज द सेम एंड देन आई विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, तो अब ये हमें फाइंड क्या करना है, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉइल्स फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर M के लिए इस फॉर्मूले को रीमॉडिफाई कर दूंगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा M इज इक्वल्स टू E अपॉन डेल्टा I बाई डेल्टा T। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बेसिक एक रूल को दिमाग में रख के चलना है न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए और वो रूल है बच्चों FSAU, फसाओ। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को
बार बार रिपीट करता हूं और कहता हूं कि इस रूल को वो कभी भी नहीं भूलेंगे। और अगर अगर ये रूल आपको याद रहेगा तो डेफिनेटली यू वुड गेट 2 marks. There is no reason why you are not going to get the full marks in any numerical problem. What does F stands for? F stands for करेक्ट फॉर्मूला। तो सबसे पहला काम जो करना है बच्चों, उसको आपको करेक्ट फॉर्मूला को स्टेट करना आना चाहिए। दूसरा है, उस करेक्ट फॉर्मूले में आपको करेक्ट सब्सटीट्यूशन करना होगा। यू नीड टू करेक्टली सब्सटीट्यूट, तो करेक्ट सब्सटीट्यूशन। और लास्टली बच्चों जो जरूरत पड़ती है वो आपको ध्यान रखना कि यू नीड टू राइट डाउन द आंसर, करेक्ट आंसर विथ यूनिट। तो बच्चों ये 3 बेसिक स्टेप हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। या तो तीनों को एक एक नंबर एलोकेट किया जा सकता है अगर 3 नंबर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, या कई बार फर्स्ट और सेकंड स्टेप को कंबाइन करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को 2 मार्क्स के लिए बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर जब मैं मार्किंग स्कीम को रेफर करता हूँ तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान होनी चाहिए कि करेक्ट फॉर्मूला बच्चे ने स्टेट किया है कि नहीं, लर्नर ने, जो स्टूडेंट है उसने करेक्ट फॉर्मूला स्टेट किया है कि नहीं। अगर करेक्ट फॉर्मूला स्टेट किया है तो चाइल्ड इज गोइंग टू गेट 1 tick। नाउ 1 tick डज नॉट मीन्स 1 mark, बट दिस इज 1 tick फॉर करेक्टली स्टेटिंग द फॉर्मूला। अब बच्चों इसमें आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसमें आप चेक करना करेक्ट सब्स्टिट्यूशन। चलिए तो अब मुझे यहाँ फॉर्मूले में करेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूं मैं। तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना दे रखा है 750, दैट इज ओवर देयर, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इट एज 750 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द चेंज इन करंट। करंट कितना चेंज हो रहा है बच्चों, 0 एम्पियर से 15 एम्पियर तक गया, तो चेंज इन करंट इज ऑफ 15 एम्पियर। और कितनी देर में ये चेंज हुआ बच्चों, वो 0.2 सेकंड्स में ये चेंज हुआ है। तो मैं करता क्या हूं, इस 0.2 को इसके न्यूमरेटर में ले जाता हूं, तो m विल बी इक्वल्स टू 750 इंटू 0.2 upon 15. Now this point and this goes off 15 5s and 5 2s, तो mutual inductance comes out to be 10 हेनरी। ठीक है बच्चों, तो ये फाइनल आंसर है। तो अब देखिए आपको मार्क्स कैसे एलोकेट होंगे। पहली बात तो करेक्ट फॉर्मूले को स्टेट करने का, फॉलोड बाय करेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या आपने करेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया है कि नहीं किया है, ये दोनों स्टेप मिलाकर आपको क्या देंगे, 1 मार्क्स देंगे। और फाइनली करेक्ट आंसर विथ अ यूनिट, वो आपको फर्दर 1 मार्क दे देगा। तो यहां से टोटल मार्क्स आपके पास 2 मार्क्स अवेलेबल हो जाएंगे इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने के लिए। अब मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बच्चा फॉर्मूला नहीं लिख रहा है या करेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके नहीं दिखाता, तो उस सिचुएशन में आपके ये मार्क्स लूज हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ टेस्टिमनी के लिए, आपकी जानकारी के लिए भी यहाँ पर मार्किंग स्कीम का वो स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, इस स्क्रीनशॉट में देखिए क्या था, ये मार्किंग स्कीम क्या कह रही थी बच्चों, 2020 की मार्किंग स्कीम में कह रही है करेक्ट सब्स्टिट्यूशन विद और विदाउट द फॉर्मूला, लेकिन बाद में उसको करेक्शन करा दिया गया, विद और विदाउट द करेक्ट फॉर्मूला काट दिया गया, बना दिया गया था करेक्ट सब्स्टिट्यूशन विद करेक्ट फॉर्मूला। तो बच्चों करेक्ट सब्स्टिट्यूशन विद करेक्ट फॉर्मूला, तो करेक्ट फॉर्मूला ये था, उसके साथ करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ये था, और ये दोनों स्टेप्स को मिला के आपको मिलते थे 1 मार्क्स। ठीक बात है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये 1 मार्क्स मिलने के ये तरीके थे। फिर फॉलोड बाय, अब मान लीजिए कि कोई बच्चा सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, फॉर्मूला नहीं स्टेट कर रहा है, तो उस केस में फिर उसको मार्क्स एलोकेट नहीं होगा। फिर फाइनल जो नेक्स्ट 1 मार्क था वो क्या था कि करेक्ट आंसर फॉलोड बाय यूनिट। और डेफिनेटली नेगेटिव साइन को हमने इग्नोर कर दिया था कि नेगेटिव साइन का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, जो तो बेसिकली जो इस फैक्ट को स्टेट करता था कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रही है वो उस कॉज को अपोज कर रही है जिस कॉज ने उसको प्रोड्यूस किया था। तो बच्चों एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा ये डिस्कशन आपको हेल्प करेगा मार्किंग स्कीम को समझने के लिए, और साथ ही साथ किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है इस बात को भी अंडरस्टैंड करने के लिए। Now let's move to question number 6. What does the question number 6 says? Question number 6 says state any one use of infrared radiation। बच्चों ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है और ये चैप्टर भी सिंपल है बच्चों, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंस लेके आता है। तो मैं चाहूंगा कि इस चैप्टर में आप जितनी भी 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, सातों की सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका वेवलेंथ, उनके यूजेस, उनके हार्मफुल इफेक्ट अगर कोई है तो
वो मालूम होना चाहिए, जैसे कि गामा रेज का हार्मफुल इफेक्ट होता है। यूजेस भी आपको मालूम होने चाहिए, और अगर उनके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स हैं तो उनके हार्मफुल इफेक्ट्स आपको मालूम होने चाहिए, और कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, उनके सोर्सेज क्या क्या है। ये बेसिक 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो इन चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हाट यू शुड नो इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो पहली चीज जो बच्चों आपको तैयार करनी है इस चैप्टर में, वो तैयार करनी है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। दूसरी चीज जो आपको नोट करना है, जो ध्यान में रखना, उनको अरेंज करना इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अरेंजमेंट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। on the basis of फ्रीक्वेंसी, ठीक बात है बच्चों, उसकी वेवलेंथ, पेनिट्रेटिंग पावर, बायोलॉजिकल डैमेज। तो इन बेसिस पे बायोलॉजिकल डैमेज एक्सेट्रा, इन सारे बेसिस पे आपको उनको अरेंज करना आना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करना आना चाहिए, ठीक है। 7 हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर देयर। नाउ आफ्टर दैट you should also know its uses, at least 3 uses should be known, 3 uses। अगर कोई हार्मफुल इफेक्ट है तो वो मालूम होना चाहिए, एंड सोर्सेज ऑफ ओरिजिन, इन वेव्स को प्रोड्यूस करने के क्या क्या पॉसिबल सोर्सेज हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। और बच्चों इस टॉपिक में एटलीस्ट 2 मार्क्स आपको एक्सपेक्ट करके चलना है, कि यहां पर आपको कम से कम 2 मार्क्स तक का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, मस्ट टॉपिक है, ये आएगा ही आएगा, इसको छोड़िएगा नहीं। अच्छा, एक और चीज, एक और ध्यान में मेरी बात को रख के चलिएगा, ज्यादातर बच्चे यूजेस याद करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, लेकिन इसका एक रिवर्स क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि मैं आपको यूजेस दे दूं और आइडेंटिफिकेशन। तो एक क्वेश्चन मैं स्पेशली चाहूंगा कि आप जरूर करके चलिएगा, यूजेस, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस यू नीड टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये एक स्पेसिफिक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर तैयार करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आइडेंटिफाई द रे which is used to study the crystal structure. Identify the electromagnetic wave which is used to study the crystal structure. So answer is X-rays. You should know, you should be able to identify the electromagnetic wave on the basis of its use. So ये एक थोड़ा सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है बच्चों, तो अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो डेफिनेटली आप easily 2 marks score कर सकते हैं। Let's return back to the question number 6 of ISC physics paper year 2020. The question says state any one use of infrared radiation. बच्चों infrared radiation का डायरेक्टली यहाँ पे यूज पूछा है। काउंसिल की ड्राफ्ट मार्किंग स्कीम में जो यूजेस दिए थे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और इसके अलावा कोई यूज मुझे समझ में आएगा तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। सबसे पहला, सबसे कॉमन यूज है इंफ्रारेड रेडिएशन का, दे आर यूज्ड इन हीटिंग लैम्प्स, ठीक बात है, टू रिलीव मस्कुलर पेन। तो इंफ्रारेड रेड्स का यूज क्या है? टू रिलीव मस्कुलर पेन, नाइट विजन बाइनोकुलर्स और नाइट विजन डिवाइसेस, they can be used for foggy weathers, ठीक है, they can be used for infrared photography, they can also be used in greenhouse to keep the plants warm, जैसा मैंने भी बताया था foggy weather में warfare and even in airports to ensure the safe landing of airplanes। तो यहाँ पर इन सब जगहों पर इंफ्रारेड वेव्स का यूज होता है, और इंफ्रारेड वेव्स का यूज इन सोलर हीटर या सोलर कुकर में भी होता है। तो बच्चों ये 6 यूजेस काउंसिल ने मेंशन किए थे, जो कि ब्रॉडली ऑलमोस्ट ऑल यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेज को कवर करता था। इनमें से कोई भी एक करेक्ट था तो बच्चे को उस साल 1 मार्क्स 2020 में एलोकेट हो गया था। तो एनी वन यूज अमंग दीज
कोई और भी इसके अलावा भी कोई यूज होगा तो उसको करेक्ट मान लिया जाएगा, बशर्ते वो करेक्ट यूज हो, मतलब वो करेक्ट यूज अगर बच्चा मेंशन कर देता है। बट यहाँ पर जो सारे यूजेस उन्होंने लिस्ट किए हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट कवर कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड रेडिएशंस के यूजेस को। तो दिस इज फॉर 1 मार्क्स। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। So the second part of the 6th question says you need to state any one source of ultraviolet radiation। बच्चों अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का कोई भी एक बेसिक सोर्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो नेचुरल सोर्स है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का वो हमारा सन है। तो जो पहला आंसर हो सकता है और इजी है आपको स्टेट करने के लिए वो है सन। इसके बाद आर्क लैंप हो सकते हैं, वैक्यूम स्पार्क हो सकता है, आयोनाइज्ड गैसेस हैं, एक्साइटेशन ऑफ एटम। आपको मालूम है जब एटम में इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल्स में आते हैं तो ड्यू टू दैट ट्रांजिशन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर आल्सो एमिटेड। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जब लाइमन बार्मर पाशन सीरीज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाइमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। तो लाइमन अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है, बार्मर विजिबल में। तो there's another one, there can be one another answer which was accepted later afterwards, that is the excitation of atoms। और आजकल बच्चों कुछ स्पेशल एलईडी डायोड्स आ रहे हैं, लाइट एमिटिंग डायोड्स, जो एलईडीज होती हैं, जो डायोड्स होते हैं स्पेशल पर्पस डायोड, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो डायोड्स कैन आल्सो बी वन ऑफ द आंसर एमिटिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो डायोड्स एमिटिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो ये कुछ पॉसिबल आंसर्स थे जिसको आप दिमाग में रख सकते हैं। मैं चाहूंगा बेसिकली आप सन एज ए नेचुरल सोर्स याद रख के चलें, आप एक्साइटेशन ऑफ एटम्स को जरूर याद रखें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में खास तौर पे, और डायोड्स का एक स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स होते हैं जो कि यूवी रेडिएशंस को एमिट कर सकते हैं। तो ये 1 मार्क का एक अनदर क्वेश्चन था। तो इस तरह से इनमें से कोई भी आपने आंसर लिखा होता तो यू वुड हैव गॉट 2 मार्क्स। So let's move on to the next question. The next question is all about optics, from the ray optics, and it says that where will you keep an object in front of a convex lens to get a virtual and magnified image। बच्चों ये क्वेश्चन को मैं चाहूंगा थोड़ा ध्यान से सुनिए। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ही एक ऐसा लेंस है जो कि वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस करता है एज वेल एज रियल इमेज भी प्रोड्यूस करता है। तो रियल इमेज भी प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है कॉन्वेक्स लेंस, और वर्चुअल इमेज भी प्रोड्यूस करता है। रियल इमेजेस क्या होती हैं? वो इमेजेस जो कि आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेजेस जो कि सिर्फ एयर में बनती हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है एज वेल एज वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है, वेयर एज कॉन्केव लेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, लेंसेज में, जो आपको दिमाग में रखना होगा। तो कॉन्वेक्स इमेज सिर्फ वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। अब दोनों इमेजेस की डिफरेंस क्या है? यानी अब कॉन्वेक्स भी वर्चुअल प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्केव भी वर्चुअल प्रोड्यूस कर रहा है। कॉन्वेक्स वर्चुअल एज वेल एज रियल, कॉन्केव ओनली वर्चुअल। तो ध्यान रखिएगा मैं यहां पे एक वर्ड लिख दे रहा हूं, ओनली वर्चुअल। कॉन्वेक्स का जो वर्चुअल होता है बच्चों वो मैग्नीफाइड होता है, और जो कॉन्केव का वर्चुअल इमेज होता है बच्चों वो हमेशा स्मॉल इन साइज होता है, डिमिनिश्ड होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको ध्यान में रख के चलना है। तो जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वर्चुअल इमेज का, तो दिमाग में आपके 2 लेंसेज आने चाहिए, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। अब ये चेक करना है कि डिमिनिश्ड है या मैग्नीफाइड है। तो अब अगर आपको पता चल जाता है ये मैग्नीफाइड है, तो आप नेचर ऑफ द लेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कॉन्वेक्स। अब आती पोजीशन, कहां पर रखूं जहां पर आपको वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज कॉन्वेक्स लेंस में प्रोड्यूस हो। तो याद होगा आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा है अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी
कॉन्वेक्स लेंस के फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया जाता था। फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया जाता है बच्चों। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कॉन्वेक्स लेंस हाईली मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज क्रिएट करता है। सो रिमेंबर दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था? वेयर विल यू प्लेस अ कॉन्वेक्स an object in front of a convex lens to get a virtually and magnified image? तो आंसर is between focus and optical center। रे डायग्राम्स जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना रे डायग्राम के ये बातें आपको याद नहीं होंगी, रिकॉल नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज मेक अ रूल फॉर योर सेल्फ टू प्रैक्टिस द रे डायग्राम ऑफ lenses as well as mirror. The second sub part to this question says, where will you keep an object in front of a concave mirror to get a real and a diminished image? तो बच्चों मिरर का जब आप रे डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान रिकॉल करिए ध्यान से कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा होता था तो उस सिचुएशन में जो इमेज प्रोड्यूस होती थी वो हमेशा रियल एंड डिमिनिश्ड होती थी। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो ये दोनों इसके आंसर्स थे। अगर आपने ये दोनों आंसर्स लिखोगे तो यू विल गेट कंप्लीट 2 मार्क्स। एक और यहाँ पे आंसर जो आपको यूजफुल हो सकता है, एक तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, दूसरा एट इंफिनिटी। तो यहाँ पे एक और आंसर आप ऐड कर सकते हैं कि इंफिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज हमेशा रियल होती है और स्मॉल इन साइज होती है। तो 2 पॉसिबिलिटी थी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या एक और पॉसिबिलिटी आप कह सकते हो बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो between infinity and center of curvature can another be the third possible answer। तो इन तीनों में से कोई भी आंसर जो आप लिखे थे तो you could have got full marks between infinity and center of curvature। तो this could be the answer to the 7th second sub। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ लेबल्ड ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ प्रिज्म। बच्चों प्रिज्म के चैप्टर से भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलना है। तो यू कैन एक्सपेक्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम प्रिज्म चैप्टर। It can be in the form of derivation, it can be in the form of graphs, it can also be in the form of numerical problems। तो either of the ways में ये questions आपके सामने पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पर हमसे ग्राफ पूछा गया है। तो बच्चों चलिए देखते हैं कैसा ग्राफ था। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ लेबल्ड ग्राफ। तो बच्चों लेबलिंग के बिना मार्क्स चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन जाता है और एक्स एक्सिस पे बच्चों क्या जाता है, एक्स एक्सिस पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जाता है। सिंबल्स के क्या मीनिंग है ये आपको स्टेट करना चाहिए। अगर सिंबल्स क्वेश्चन में नहीं दिए, यहाँ पर क्वेश्चन में सिंबल दिए हैं तो मैंने उन्हीं सिंबल्स को यूज किया, डेल्टा एंड आई। और ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, आपने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, नहीं तो नोट्स में आपके पास अवेलेबल होंगे, मेरे किसी एक पर्टिकुलर वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा। तो यू नीड टू ड्रॉ करेक्ट ग्राफ। सो व्हाट इज द मार्किंग स्कीम, आई एम गोइंग टू कम आफ्टरवर्ड्स। बट पहली बात है तो ग्राफ को करेक्टली समझ लीजिए। तो ग्राफ कुछ ये यू शेप का या नाइकी के टिक शेप का आता है। और इस ग्राफ का जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों वो है जहां पर ग्राफ मिनिमम हो जाता है, इस पॉइंट पर डेल्टा एम, इसे मिनिमम डेविएशन का पोजीशन कहते हैं। और इस मिनिमम डेविएशन पे बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस होता है, एक तो कॉन्सिक्वेंस मैंने आपको बताया कि एंगल आई एंगल ई के बराबर हो जाता है, दूसरा एंगल आर जो है वो a/2 के बराबर हो जाता है बच्चों। तीसरी बात को जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जो रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल कर रही है इनसाइड द प्रिज्म,
traveling inside the prism travels parallel to the base of the prism. Travels parallel to the base of the prism. बच्चों अगर आपने थ्योरी की क्लासेस अटेंड कर रखी हैं तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस थ्योरी की क्लास में वीडियो में अवेलेबल था कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज एट द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन. सो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज. फर्स्ट, द रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवलिंग इनसाइड द प्रिज्म is going to travel parallel to the base of the prism. एंगल R1 एंड एंगल R2 दोनों बराबर हो जाते हैं. एंगल R1 is equals to एंगल R2 and that happens to be equal to a by 2 or angle of incidence becomes equals to angle of emergence. You should know this. This is an important aspect at for prism placed under minimum deviation position. ग्राफ आपके सामने है बच्चों. अब इसकी मार्किंग स्कीम कैसे होती है, इसमें क्या मार्क्स, कैसे टीचर मार्क्स एलोकेट करता है. तो 1 मार्क्स is for the correct shape of the graph. Now 1 marks is for the correct shape and 1 marks is there for you all to label the graph. So 1 mark for the correct shape. ठीक है, जब मैं shape कह रहा हूं तो it means it has to be a correct shape, and another 1 marks are allocated for labeling of the axis. Now अगर लेबलिंग ऑफ द एक्सिस नहीं है बच्चों तो शेप के करेक्ट होने का कोई मीनिंग नहीं होता. ठीक है, सो बोथ शुड कम टुगेदर. तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा. 1 मार्क्स फॉर द करेक्ट शेप ऑफ द ग्राफ एंड 1 मार्क फॉर द लेबलिंग ऑफ द एक्सिस. जब तक शेप करेक्ट नहीं है ये सेकेंड मार्क्स आपको फॉलो नहीं होगा. इसको हम लोग काउंसिल की भाषा में कहते हैं इवन इम्प्लाइड, यानी ऊपर वाले मार्क्स नीचे वाले मार्क्स में इवन इम्प्लाइड होके आते हैं. ठीक बात है, तो ध्यान रखिएगा कि शेप करेक्ट होना चाहिए एंड देन लेबलिंग ऑफ द एक्सिस करेक्ट होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा कुछ नहीं शेप बनाता और सिर्फ वो लेबल कर देता है ऐसे डेल्टा और आई, तो उसको 1 मार्क्स नहीं मिलता. तो ये लेबलिंग ऑफ द मार्क्स तभी एलोकेट होगा जब आपका शेप करेक्ट होगा. तो ये इस ग्राफ के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट होता है आपको समझना कि वंस यू हैव ड्रॉन द शेप करेक्टली देन ओनली यू वुड गेट द मार्क्स फॉर लेबलिंग ऑफ द एक्सिस. Okay, let's move on to the question number 9, and the question number 9 says that state de Broglie hypothesis. Now students, this is one particular question which is from the modern physics section C. और बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मैटर वेव से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम द सेक्शन सी. तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से प्रिपेयर जरूर करना है. जब 2020 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. क्वेश्चन कह रहा है स्टेट डी ब्रॉय हाइपोथेसिस. तो तुम्हें एक स्टेटमेंट देना है कि डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस क्या था. तो डी ब्रॉय हाइपोथेसिस इज ऑल अबाउट वेव नेचर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल. तो डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस क्या कहती है? डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट डी ब्रॉय हाइपोथेसिस states that moving particle has a wave nature. बच्चों तो moving particle has a wave nature. Moving particle has wave nature. बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड मूविंग पार्टिकल है. अगर आप ये कीवर्ड भूल जाते हो तो मार्क्स आपसे कट हो जाएंगे, आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा. तो प्लीज रिमेंबर द कीवर्ड्स. Keywords has got a role to play. So de Broglie hypothesis states that the moving particle has wave nature and the wavelength of any moving particle is given by lambda is equals to h upon p or lambda is equals to h upon under the root of 2mke. ठीक बात है बच्चों. p क्या है यहाँ पे इस फॉर्मूले में? मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल है. सो kp happens to be the
मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल। और इस सेकेंड एक्सप्रेशन में के क्या है बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो ये तो हो गया आपका डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस को प्रूव करके दिखाया था। सो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट was based on electron diffraction, and since the electrons got diffracted, this confirmed the de Broglie's hypothesis। तो अब आपका यहाँ पे आंसर क्या एक्सपेक्टेड है आपसे, what conclusion can be drawn। तो कंक्लूजन था de Broglie, it confirmed the, conclusion क्या है, it confirmed the wave nature of a moving particle, or otherwise you can say it confirmed the de Broglie hypothesis। So the expected answer is it confirmed the wave nature of a moving particle। बच्चों once again मैं तुम्हें रिमाइंड कराऊंगा कि यहाँ पर जो important की वर्ड है वो है moving particle। It confirmed the wave nature of a moving particle, or it confirmed the de Broglie hypothesis। It confirmed the de Broglie hypothesis। Either of the two statements would fetch you the marks। The best one comes first। बच्चों चलते हैं, देखते हैं ड्राफ्ट मार्किंग स्कीम ने किन आंसर्स को एक्सेप्टेंस दी थी। लेट्स ट्राई टू लुक इनटू दैट पार्ट। ये आपके सामने मैंने ड्राफ्ट मार्किंग स्कीम का कंटेंट रख दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि मूविंग पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव, दैट इज व्हाट वी हैव आल्सो स्टेटेड, मूविंग पार्टिकल हैज गॉट वेव नेचर। बच्चों ये टर्म मूविंग पार्टिकल्स एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जहां पर बच्चे भूल जाते हैं, वो पार्टिकल हैज अ वेव नेचर लिख के चले जाते हैं जिसके ऊपर मार्क्स अवॉर्ड नहीं होता। या कई बार बच्चा क्या करता है, वो लिख देता है कि पार्टिकल हैज ड्यूअल नेचर, इसके ऊपर भी कई बार मार्क्स नहीं अलॉट होता है। ध्यान रखिएगा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ने इस बात को कंफर्म किया था कि मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव नेचर, यही है डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस। और इसी के साथ साथ उसने उसकी वेवलेंथ डिफाइन करी थी, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, या लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन अंडर द रूट ऑफ 2mke। तो बच्चों इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल जरूर से प्रैक्टिस करना है, तो ध्यान दीजिएगा, बुक उठाइए। और मैंने जैसा कई बार कहता रहा हूं कि न्यूटन फिजिक्स आईएससी लेवल के लिए एक अच्छी किताब है, तो आप उस चैप्टर में उठा के इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जरूर एक्सेस कर लीजिए। साथ ही साथ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या कंफर्म किया था, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था। तो जैसा भी मैंने बताया दैट कंफर्म द वेव नेचर ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। तो मूविंग पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैज गॉट वेव नेचर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मूविंग पार्टिकल्स होना बड़ा जरूरी है। मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव नेचर, तो ध्यान रखिएगा, वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल हैज गॉट वेव नेचर। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन बिल्कुल चलेगा, ये भी वेव डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। इट कंफर्म्ड द, इट शोड द इलेक्ट्रॉन हैज shows the diffraction pattern on the screen। तो डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट का डायरेक्ट कंक्लूजन ही यही था कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, बट देयर बाय हमने क्या कंक्लूड किया था, वो था कि पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव नेचर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 के ये दोनों एक्सपेक्टेड आंसर्स थे और 1-1 मार्क्स के ईच के थे। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट है, अगर आप इसको याद रखेंगे दैट विल हेल्प यू आउट टू इसको send percent marks। Now let's move on to the next question, that is the question number 10। Okay, let's move on to the question number 10th, and the question says you need to calculate the binding energy of oxygen nucleus from the data that has been given below। Now student, this is a very interesting question and a very common question also।
Why common? कि most of the time in nuclear physics or from the chapter of nuclear physics you get this type of question which is based on calculation of the binding energy or might be sometimes a theoretical question on drawing the binding energy and important characteristics of the binding energy curve. तो बच्चों ये क्वेश्चन काफी कॉमन क्वेश्चन है, इस वजह से मैं चाहूंगा कि जब कभी भी आप बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर फिजिक्स को तैयार कर रहे हो तो उस न्यूक्लियर फिजिक्स के टॉपिक में आपको बाइंडिंग एनर्जी का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर तैयार करना है। मैं लिख देता हूं ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में बच्चों जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंस लेके आते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो बाइंडिंग एनर्जी, डेफिनेशन एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। प्लीज डू प्रैक्टिस दिस, डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलर बेसिस पे काउंसिल के पेपर में मिलेंगे क्वेश्चंस बच्चों। तो बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड आपको डेफिनेशन चाहिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रिपेयर कर लेना चाहिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी चीज जो आती है इसी चैप्टर में न्यूक्लियर फिजिक्स में वो है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बच्चों। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी प्रैक्टिस कर लिया, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लिया, तो आप एक्सपेक्ट करिए 2 to 3 मार्क्स आपका डायरेक्टली तैयार हो गया। 2 to 3 मार्क्स, 2 और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन जनरली आपके पास मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज न्यूमेरिकल फिजिक्स में जो दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है डेफिनेशन ऑफ 1U। 1 मार्क के लिए आप इसको इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं। रिलेटिंग 1U विथ kg, या बच्चों रिलेटिंग 1U विथ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक और ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चा जनरली नहीं तैयार करता और छोड़ देता है, तो उसमें उसको लॉस होता है। तो मैं चाहूंगा कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर तो इस टॉपिक को भी रिव्यू जरूर कर लेंगे। फिर यहां से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनहिलेशन से रिलेटेड। तो पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, पेयर एनहिलेशन क्या होता है, डायग्राम एंड इक्वेशन, तो ये भी जरूर प्रिपेयर करके चलिएगा। ये आपको एटलीस्ट 1 मार्क या फिर मैक्सिमम 2 मार्क्स के बीच में आता ही आता है। और बच्चों फिर लास्ट में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, तो ये एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थ्योरेटिकल है और ये कम से कम 3 मार्क्स वेटेज का आपके पास अवेलेबल हो सकता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंस लेते थे न्यूक्लियर फिजिक्स के, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है फॉर आईएससी फिजिक्स। तो इस चीज को आप ध्यान रख के चलिएगा। सर ऑल दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर आईएससी फिजिक्स। ओके बच्चों, अब coming back to this particular numerical problem. So in this particular numerical problem you have been given with oxygen atom that is 1608. Now student, the number on the top is called as nucleon number। ठीक है, तो ये जो नंबर टॉप पे लिखा होता है इसको न्यूक्लियन नंबर कहते हैं, मास नंबर भी लोग कहते हैं इसको, लेकिन हम लोग फिजिक्स में इसको न्यूक्लियन नंबर कहना पसंद करेंगे। और न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके न्यूक्लियन नंबर की। तो दिस नंबर इज नथिंग बट न्यूक्लियन नंबर। और बच्चों जरा इसी के नीचे जो ये नंबर लिखा हुआ 8, ये कहलाता है एटॉमिक नंबर। तो दिस इज एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बच्चों अब आपके पास इस सिंबल से आपको 2 डेटा मिल जाते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे न्यूक्लियन नंबर। यहां से देखिए ना, न्यूक्लियन नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन था। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी न्यूक्लियन नंबर माइनस
नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बच्चों न्यूक्लियॉन नंबर कितना दे रखा है 16 माइनस 8, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए आपके पास 8। तो इस तरीके से आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट डेटा फाइंड कर लिए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है गिवन प्रॉब्लम में। ठीक, मैं मार्किंग स्कीम के ऊपर बाद में डिस्कशन करूंगा, मैं पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका सिखा देता, देन आई विल कम बैक टू द मार्किंग स्कीम पार्ट। सो once I have got the number of protons and number of neutrons, then I will try to find out the collective mass of the nucleus. Collective mass या expected mass of the nucleus. Expected mass of the nucleus. अब ये collective mass क्या है, यानी जो न्यूक्लियॉन्स है यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का कलेक्टिव मास कितना आता है। तो चलिए वो कैलकुलेट करते हैं। कलेक्टिव मास या एक्सपेक्टेड मास, इसको हम सिग्मा एम से डिनोट करेंगे। तो सिग्मा एम को कैलकुलेट करते हैं। तो सिग्मा एम क्या हो जाएगा, सिग्मा एम हो जाएगा जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास 8, और उनका कितना मास है बच्चों, एक प्रोटॉन का मास है 1.007825 U, प्लस ये तो हो गया प्रोटॉन्स का मास, और कितने न्यूट्रॉन्स है इस केस में 8 ही न्यूट्रॉन्स है, तो 8 इंटू 1.008665। अब इसका कलेक्टिव मास यानी कि एक्सपेक्टेड मास हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर्स उठा के कैलकुलेट कर लीजिए, मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख दूंगा। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस कम्स आउट टू बी 16.13192 बच्चों। आप कैलकुलेटर से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा मैंने जो कैलकुलेशन करी वो सही है कि नहीं, आप भी कैलकुलेशन करके इसको जरूर चेक करिए। अब बच्चों ये तो एक्सपेक्टेड मास है, यानी जितने प्रोटॉन्स जितने न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं उनका कलेक्टिव मास, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को अब हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो बच्चों तो कलेक्टिव मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स है ये। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, कलेक्टिव मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को फाइंड कर लेना है। कलेक्टिव मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स को फाइंड कर लेना है। Once we have found out this collective mass of the nucleons, then you should try to find out the mass defect. अब बच्चों ये mass defect क्या होता है, denoted by symbol delta m। जो mass defect होता है वो होता है difference in the expected mass and the actual mass, और या observed mass। तो बच्चों हमारा जो expected mass है वो और जो actual mass जो या observed mass है वो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। तो अब देखिए ये हमारा एक्सपेक्टेड मास था और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारा ऑब्जर्व्ड मास है। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग फाइंड करेंगे तो वो हमें मास डिफेक्ट दे देगा, और ये डिफरेंस लेट्स कैलकुलेट इट आउट एंड लेट्स सी हाउ मच इज दिस पर्टिकुलर डिफरेंस इज 15.994915 U। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, आप भी सॉल्व करते चले साथ में, सो दैट यू ऑल्सो कम टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। गो अहेड। सो दिस डेल्टा m comes out to be 0.137005 U. या अप्रोक्सीमेटली यू कैन से दिस कम्स आउट टू बी 0.137 U। ठीक बात है बच्चों, दोनों में से कोई भी आप डेटा स्टेट करना चाहें आप कर सकते हैं। सो डेल्टा m comes out to be this much value. Now once I know delta m, then I can calculate the binding energy as simply delta m into 931 million electron volt, या delta m can be also multiplied by, or binding energy can also be written as delta m into 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये जो दोनों एक्सप्रेशंस में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, काउंसिल में ज्यादातर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए जो कन्वर्जन फैक्टर दिया जाता है वो 931 होता है। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई मेंशन इट एज 931।
अब बच्चों बाइंडिंग एनर्जी क्या दे रखी है, क्या निकल के आएगी, डेल्टा एम आपने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 0.137, multiplied it by 931 and you will get the binding energy in million electron volt. This on solving comes out to be 127.55 million electron volt या simply 127.6 million electron volt. So that is what was the answer expected from you. Let me just go ahead with the distribution of marks in this particular numerical problem, generally how it is going to be done. See, this year, that is in the year of 2020, this question was of 2 marks. So what happened, this step marks was not allocated. Mostly this question comes for 3 marks. बच्चों mostly ये question 3 marks का question होता है, तो ज़्यादातर cases में क्या होता है, 1 marks is always allocated for calculating the expected mass. Then 1 marks is always allocated for calculating the mass defect, and then last 1 marks is there for binding energy calculation. तो ये जनरल मार्किंग स्कीम होती है बच्चों इसको तरह के क्वेश्चन की. इस साल यानी ईयर 2020 में काउंसिल ने इस 1 मार्क को ऑब्सलीट कर दिया था. उसने सीधे सीधे बाइंडिंग एनर्जी में सीधे सीधे मास डिफेक्ट निकालने का 1 मार्क दे दिया और फिर लास्ट में 1 मार्क्स फॉर कैलकुलेटिंग द बाइंडिंग एनर्जी इटसेल्फ. तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था. मैं आपके सामने वो मार्किंग स्कीम को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ले आ देता हूँ. तो आप देखेंगे मार्किंग स्कीम के हिसाब से डायरेक्टली इन्होंने ये फॉर्मूले से बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन के ऊपर 1 मार्क्स दिया है. आप देख सकते हो ये 1 मार्क डायरेक्टली एलोकेट हुआ इतने सारे पार्ट के लिए. So if the child has calculated correctly the binding energy, mass defect, he would be awarded with the 1 marks. And then using this concept of binding energy formula, that is mass defect into 931, that is this particular formula, and coming out with this actual answer should be awarded with another 1 mark. So that is how the marks were distributed for this particular numerical problem. एक्सपेक्ट करता हूं कि इस सोल्यूशन ने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा कि किस तरह से आपको बाइंडिंग एनर्जी निकालना है फॉर एनी गिवन न्यूक्लियाई. Okay, let's move on to the next problem, question number 11th of ISC physics paper for the year of 2020, and the question is straightforward. The question says, for a radioactive substance, write down the relationship between half-life and disintegration constant and mean life and disintegration constant. बच्चों एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी का. तो इस चैप्टर से 2 मार्क्स तक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या ग्राफ या इस तरह के रिलेशनशिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो ध्यान दीजिएगा, दिस चैप्टर हैज गॉट अ वेटेज ऑफ 2 मार्क्स. क्वेश्चन बड़ा सीधा सा था, डायरेक्ट था कि भाई ये बता दो कि रिलेशनशिप क्या है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में. तो हाफ लाइफ यहाँ पे कैपिटल टी से लिखा हुआ बच्चों, तो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा. ये बड़ा कॉमन रिलेशनशिप है, अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा तो इस रिलेशनशिप को आप जानते होंगे. सो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जरूर करिएगा. तो t इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल T इज इक्वल्स टू ln2 अपॉन लैम्डा. तो ये दोनों में से कोई भी एक रिलेशनशिप के ऊपर आपको मार्क्स अवार्ड करेगा. मार्किंग स्कीम में देखिए दोनों ही रिलेशनशिप आपको मेंशन कर दी गई है. और जहां तक मीन लाइफ या एवरेज लाइफ टाउ से रिलेशन है, लैम्डा के साथ रिलेट करने के लिए कहा गया, टाउ इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा होता है बच्चों. सो टाउ इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा. एक ये रिलेशनशिप है, बड़ा कॉमन रिलेशनशिप. या फिर एक और रिलेशनशिप है, टाउ इज इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ. ये एक आंसर करेक्ट आंसर नहीं है बच्चों, क्योंकि रिलेशनशिप यहां पे पूछा गया था टाउ और लैम्डा के बीच में, बट काउंसिल ने आपको इस पर्टिकुलर ईयर में एक ग्रेस दे दिया था कि अगर बच्चे ने ये आंसर लिखा है तो भी उसको मार्क्स दे दिए जाए. या इसी के साथ साथ एक और करेक्ट आंसर जो काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया था वो करेक्ट है, मतलब ln e अपॉन लैम्डा.
वन को ln e से रिप्लेस कर सकते हैं आप। तो बेसिक रिलेशन यही है बच्चों। तो मैं चाहूंगा कि इस रिलेशन को और इस रिलेशन को आप ध्यान में रखेंगे। बोथ द रिलेशन फॉर 1 मार्क्स ईच। तो बच्चे ने अगर करेक्ट रिलेशन लिखा था तो उसको 1 मार्क मिल गया था। अब मैं यहीं पर आपको एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप शेयर कर देता हूं, और इस रिलेशनशिप को ध्यान रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंस इसलिए लेके आता है बच्चों क्योंकि कई बार ये भी रिलेशनशिप पूछा गया जिसे हम लोग कहते हैं टी हाफ और टाउ के बीच का रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे मार्क्स दे दिए गए थे, लेकिन इसके लिए कोई ये ग्रेस मार्क्स थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर ली गई थी, बट दिस वाज फॉर द ग्रेस। सो एक ये रिलेशनशिप है जो टाउ और टी हाफ के बीच में है। तो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 टाइम्स ऑफ टाउ, या टाउ इज इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स ऑफ टी हाफ, बट दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टाउ एंड टी। तो कई बार ये रिलेशनशिप भी आपसे पूछी जा सकती है या पूछी गई है, तो आप इस रिलेशनशिप को भी अपने पास नोट करके चलेंगे। तो ये तो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। So students, let's move on to the next question, that is question number 12 from ISC Physics 2020 paper, and this is in relationship with the communication system. And the question they ask to define what do you understand by the term modulation and demodulation बच्चों। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये चैप्टर का भी वेटेज 2 मार्क्स का रहता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें ज्यादातर डेफिनेशंस या फिर ब्लॉक डायग्राम्स आपसे पूछे जाते थे, तो इस चैप्टर को भी आपको जरूर से प्रिपेयर करना चाहिए। So let's begin with the defining the process of modulation. So what do we mean by modulation? The keywords in this definition will be the process of superposition. तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, कीवर्ड क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो सुपरपोजिशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, और इसको कहते हैं सिग्नल वेव भी, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑन अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। तो the superposition of low frequency signal, audio signal on a high frequency carrier wave, especially electromagnetic waves, in order to transmit the signal to a large distance is called as modulation. In order to transmit the signal to a large distance. तो बच्चों ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। सुपरपोजिशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ब्रैकेट में चाहो तो उसको ऑडियो सिग्नल कह सकते हो, ओवर कैरियर वेव। कैरियर वेव क्या होता है बच्चों? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ज्यादातर रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो ओवर अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कॉल्ड एज कैरियर वेव और रेडियो वेव्स, in order to transmit the signal to a large distance is called as modulation. I expect you must have understood the particular definition of modulation. और बच्चों देखो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है मार्किंग स्कीम का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट, जो भी उन लोगों ने करेक्ट आंसर को इस पर्टिकुलर ईयर में चूज किया था, और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड जिसकी डेफिनेशन पूछी गई थी वो थी डीमॉड्यूलेशन। तो व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन? द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग या रिट्राइवल of low frequency, that is the audio signal, from a modulated wave or from a high carrier wave या हाई फ्रीक्वेंसी वेव इज कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन। तो बच्चों पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, ठीक है ना, सेपरेटिंग क्या? लो फ्रीक्वेंसी वेव्स। So the process of separating low frequency signal, the process of retrieving the audio signal from the modulated wave, ठीक है बच्चों। modulated wave क्या थी तुम्हारी? हाई फ्रीक्वेंसी वेव फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव। तो फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन। तो कीवर्ड है रिट्राइविंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी फ्रॉम अ हाई फ्रीक्वेंसी modulated wave is going to be called as demodulation. 1 mark each. All the keywords I have already highlighted. So learn them, prepare them for the chapter of communication. Now, here's a very important
disclosure you can say, yeah, you can say important information to share, that for the year 2021, बच्चों 2021 ईयर के लिए यानी पोस्ट कोविड ईयर, ISC has removed these two topics, that is one is the radioactivity, another one is the communication system. तो 2021 ईयर के लिए बच्चों ये दोनों टॉपिक रिमूव किए जा चुके हैं। तो ये दोनों टॉपिक जो स्टूडेंट्स 2021 के लिए अपीयर करेंगे ISC बोर्ड्स, वो छोड़ सकते हैं। फ्यूचर में आने वाले ईयर्स में शायद ये टॉपिक्स वापस से रीइंफोर्स हो जाए, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहां पर इस टॉपिक को डिस्कस कर दिया आप लोगों के साथ। एक और चीज जो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7th का ये मिरर का पार्ट, तो बच्चों 7th मिरर पार्ट इज ऑल्सो बीइंग नाउ रिमूव्ड फ्रॉम ISC 2021 टॉपिक। सो ये जो क्वेश्चन था ISC 2021, दैट इज द पोस्ट कोविड एरा के हिसाब से हटाया जा चुका है। इस टॉपिक का कोई रोल नहीं है 2021 ईयर के लिए। सो द स्टूडेंट्स हु आर स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर 2021 कैन omit out this particular topic also, that is the reflection by spherical mirrors। तो बच्चों ये जो टॉपिक था रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ये भी हटा हुआ है 2021 ईयर्स के लिए। तो इस टॉपिक से भी आप कोई भी क्वेश्चंस या रे डायग्राम्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए इस पर्टिकुलर वीडियो में, सब इंपॉर्टेंट थे, हैं टॉपिक सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आप प्लीज उसको जरूर से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, hit the bell icon so that whenever I am going to update any video on physics, ISC physics topics, you get the notification also on time. And also do like these videos so that Google keeps on showing you the similar videos related with ISC physics from all the YouTube channels. Thank you so much, students. We'll come back with the next questions ranging from 13 onwards in the next particular video. Thank you so much.